हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज जो हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो कवर करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी हिंदी मीडियम के लिए। स्पेशल ये जो क्लास है कंप्लीट हिंदी मीडियम के लिए। आप चाहे जिस भी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या मध्य प्रदेश बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, एनी स्टेट बोर्ड से हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे एक टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक बनेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग जितने आपके प्रूफ होंगे सारे के सारे प्रूफ। और हर चैप्टर एंड होने के बाद एक क्लास न्यूमेरिकल की लाया करूँगा, जो कि आप लोग ज़रूर देखना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी बहुत बेहतर से बेहतर हो सके। और इस क्लास को जो है आप लोग कंप्लीट वॉच करना। जैसे आज हमने कूलाम का नियम लिया, फिर कल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, इस प्रकार से कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस तरीके से धीरे धीरे एक एक टॉपिक को एंड करेंगे। और आप यदि एक टॉपिक एक दिन में कवर करते जाएंगे, और ये क्लास जो होगी अल्टरनेट, आज मिली है फिर कल नहीं फिर परसों मिलेगा, कि वीक में आपको 4 क्लासें मिलेंगी फिजिक्स की। और फिर बाकी जो इंडिया वाली क्लासें चलती है मैथ की, वो तो चलती ही रहेंगी। तो आप लोग जो है यहाँ पर कंप्लीट जो है फिजिक्स का सिलेबस जो है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट को यहाँ पर ज़्यादा मैं डीप में भी नहीं जाऊँगा। जिन बच्चों को लगता है कि हमें आता है वो रिवाइज कर सकते हैं, जिनको लगता है मैं फेल हो सकता हूँ वो भी इस क्लास को बहुत अच्छे कम समय में बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकते हैं नॉलेज को। और आप बोर्ड एग्जाम में अगर आ गए, जैसे मान लिया सपोज करो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया कूलाम का नियम लिखिए, तो आप बहुत ही अच्छे से जो है उसको लिख पाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक देखिए, कूलाम का नियम होता क्या है। और मैं इतनी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग जो है बुक से, अगर आप इन सभी के आपको नोट्स चाहिए, देखो अगर ये रिटन मतलब मेरे हैंड रिटन आपको अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अखिलेश यादव नाम से सर्च करना टेलीग्राम पर और मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इनके नोट्स की PDF अवेलेबल करा दूंगा, जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, फिर आप लोग जो है वहाँ पर नोट कर लिया करना एक एक चीज़ को। जैसे कि एक फेयर कॉपी बनाई जाती है ना स्कूल में, जैसे फेयर कॉपी बनाई जाती है कोचिंग सेंटर में, उस प्रकार से आप भी फेयर कॉपी बना सकते हैं। वहाँ पर मैं अवेलेबल करा दूंगा पूरा का पूरा कंटेंट। जो आपका छूटेगा, जो आपको मुझे लगता है जो आप अपने मन से सीख सकते हो वो सीख लीजिए। और स्कूल में इतना तो बताया जाए, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ते होंगे तो बेसिक चीज़ें तो तैयार ही करवा देते हैं इजी। और जो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम करवा देंगे आपको। कूलाम का नियम होगा, न्यूमेरिकल होगा, सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे लगभग वो जो है मैं करा दूँगा। तो इसलिए तैयार रहना। अपना गोल जो है बहुत बड़ा रखिए कि मुझे फिजिक्स में आउट ऑफ 100 लाने, 95 नहीं या 90। जब आप गोल बड़ा रखेंगे तभी आप उस गोल के अनुसार मेहनत करेंगे। आप सोचते हैं कि मुझे पास ही होना, तो पास होने के लिए सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख कर चले आइएगा, आपको बोर्ड एग्जाम वाले पास कर देंगे। पास होने के लिए यानी कि जैसे 33 नंबर लाना, 53 नंबर लाना, 62 नंबर लाना। अगर आप 90+ स्कोरिंग करना चाहते हैं तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को जो है बहुत, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके पढ़िए। बिल्कुल ब्रीफ में जा करके बहुत ही अच्छे से तैयार करिए। कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन करने की जो है प्रयास करिए। आप अगर कंटिन्यूसली नॉलेज को गेन करते जाएंगे, लगातार 6 महीने ये वर्क कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में 90+ स्कोरिंग आपकी आसानी से हो जाएगी। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि फिजिक्स में आप 90+ स्कोर, जो मैं यहाँ पर बता दूँ जिस तरीके से आपको पढ़ना है उस तरीके से जो है आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं कूलाम का नियम। चलिए देखिए क्या होता है कूलाम का नियम। कूलाम ने बताया कि कोई 2 चार्ज पार्टिकल यानी कोई 2 बिंदु आवेश, पहले डिफिनीशन पर फोकस करेंगे। क्या होती है डिफिनीशन? Q1 और Q2। कूलाम ने कहा 2 चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज का नाम Q1 है, दूसरे चार्ज का नाम Q2, यानी कि आवेश 2 बिंदु आवेश। ये कैसे आवेश हैं? 2 बिंदु आवेश हैं। इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो कितनी है, r दूरी पर ये दोनों चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो कूलाम ने कहा किन्हीं 2 बिंदु आवेश है, सपोज करो कोई भी 2 बिंदु, सपोज करो Q1 और Q2 यही 2 बिंदु आवेश। कूलाम की जो परिभाषा थी लिखिए, कहा कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती। ये कूलाम का नियम था। फिर से पढ़ दूं, लिख लेना। अगर आप नोट्स चाहते तो नोट्स से लिख लेना, या फिर यहीं पर लिखना चाहते तब भी आप लिख सकते। कूलाम ने बताया किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। यही कूलाम ने बताया था। कैसे आप समझिए, उन्होंने क्या मैंने बताया, तो उन्हें इन जो बल इनके लगेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो इन दोनों आवेशों के मध्य लगेगा। अच्छा एक बात और,
जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो कौन सा, रिपल्सन फोर्स लगता है। जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो आप लोग देखिए क्या करेंगे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये बताया ना, पहली समीकरण हो गई। फिर दूसरी समीकरण मैंने क्या बताई, F प्रोपोर्शनल टू इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी कितनी हमने रखी, r रखी 1/r²। फिर उन्होंने कहा F प्रोपोर्शनल, इनको मिलाकर लिख दीजिए Q1 Q2/r²। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड किया कूलाम ने। उस कांस्टेंट का नाम क्या था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये था कूलाम के नियम में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का फार्मूला होता है, Q1 Q2/r²। ये आप फार्मूला लर्न कर लेना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको आप समझ में आ गया होगा कूलाम का नियम क्या कहता है। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर 1/4πε0 क्या है, वैसे तो देखा जाए ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, यानी कि नियतांक है, इसे कहते हैं टोटल की। इसकी टोटल की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। क्या होती है, 9 × 10⁹ अब अच्छा आप सोच रहे हैं इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट इसकी जो होती है न्यूटन मीटर² ये इसकी यूनिट होती है। तो इसको याद कर लेना, क्या होती है, 1/4πε0 का जो आंकिक मान होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर²। अब यहाँ पर 1/4πε0 तो टोटल कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर ε0 क्या होता है, ये जो सिर्फ ε0 है, इसको देख लीजिए क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको याद रखना। अब इसका मात्रा क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले ε0 की आपको मैं वैल्यू बता देता हूँ क्या होती है। ये सभी पॉइंट याद कर लेना, ये सभी पूछे जाते हैं। देखो ε0 की आपसे डायमेंशन पूछी जा सकती है, कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा ε0 से, या इसकी यूनिट पूछी जाती है, यानी कि मात्रक पूछा जा सकता है। 1/4πε0 की वैल्यू क्वेश्चन जब लगाओगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज है, या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ε0 को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। अच्छा, इसकी अगर मैं कहूँ आपसे, इसका वो निकालिए ε0 का, तो आप कहेंगे इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम²/न्यूटन मीटर²। ये होता है ε0 का आंकिक मान। और ε0 की अगर यूनिट आपसे पूछी जाए तो ये इसकी लिखी होती है यूनिट। अब अगर आपसे पूछ ली जाए ε0 की डायमेंशन क्या होती है, आपसे अगर पूछ ली जाए ε0 की डायमेंशन यानी कि विमा, तो ε0 की जो विमा होती है कैसे निकालेंगे, यूनिट उठा लीजिए, कूलाम² न्यूटन मीटर², इसी में डाल दीजिए। कूलाम की विमा यानी कि आवेश की विमा क्या होती है, 80 होती है, तो आप सभी को पता होगा 80²। आवेश की विमा याद कर लेना क्या होती है, 80 होती है। और कहाँ से निकलते हैं, Q = IT से निकलती है अपान। बल की विमा ml T⁻⁻2 और m² ये होती है। अब आप लोग इसको सॉल्व करके इसका जो है आंसर जो है इसका कमेंट में आप लोग बताइए क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। यहाँ पर m² ना लिखना, यहाँ पर l लिखना, क्योंकि जो मीटर होता है लंबाई की विमा क्या होती है, l होती है। ये बात याद रखना, ठीक है। जो इसे प्रदर्शित करते हैं उसकी डायमेंशन को l से। अब इसे आप लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा a² t², नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वाला सब ऊपर लेकर जाइए, m⁻⁻1 l⁻⁻3 और t⁻2 ये आ जाएगा। यानी कि जो हमारी डायमेंशन निकल आएगी ε0 की टोटल क्या आ गई, इसे याद कर लेना, निकालना भी मैंने सिखा दिया, अब याद भी कर लेना। यहाँ पर सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, a², t की पावर क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि t⁻⁻2 था, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, m⁻⁻1 l⁻⁻3।
ये होती है एप्सिलॉन जीरो की डायमेंशन। निर्वात की विद्युतशीलता की अगर डायमेंशन आपसे पूछी जाए तो क्या होती है, ए स्क्वायर टी की पावर 4 एम की पावर -1 एल की पावर -3। इससे उल्टा सीधा लिख दे, जैसे कोई क्या करेगा एम की पावर -1 को पहले लिख देगा, तो आप इससे घबराना ना, वो कहीं पर भी जो है लिखा जा सकता है। तो इस बात को जो याद रखना। अब आपको एप्सिलॉन जीरो की विमा भी पता चल गई, यूनिट भी पता चल गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, कूलाम का नियम, बस इतने। अच्छा एक बात, ये जो कूलाम का नियम यहाँ पर लिखा गया है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2/r², ये जो है कूलाम का नियम सिर्फ वायु के लिए है। अगर ये किसी माध्यम में हो तो यहाँ पर हम एक के जोड़ देते हैं। इस के को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। ये जो वायु के लिए के का मान कितना होता है, तो वायु के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता। तो आप लोग जो है इसको याद कर लेना, Q1 Q2/r²। अब अच्छा फोर्स में हम ये जो पूरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, तो हमने कूलाम के नियम में सीखा कि जो F है यानी जो फोर्स है, कूलामिक बल है, जो वो क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो चार्ज पार्टिकल थे, क्या थे, ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल थे, इनके बीच की दूरी। अब देखो इसका अगर आप कंप्लीट नोट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मैं पूरा अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं लिखता गया हूँ वैसे वैसे आप लिखे। बाकी तो मैं बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूँ, जो कि आप लोग नोट करके हैशटैग बनाकर लिख लेना। F प्रपोजल टू 1/r, इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस यानी कि जो r है, r का मतलब डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स जो होगा बढ़ेगा। ठीक, विद्युत बल जो, अगर डिस्टेंस घटेगी तो विद्युत बल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो विद्युत बल घटेगा। तो ये बात याद कर लेना इस वाले क्वेश्चन से। जैसे मैंने कह दिया कि जो है किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी r थी, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी घटा करके 3 कर दी। जब दूरी r थी, जब दूरी मान लिया किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 5 थी, तब उनके बीच फोर्स था 6 न्यूटन। अगर उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 3 मीटर घटा दिया गया तब फोर्स कितना होगा। तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कितना होगा कि r बढ़ेगा तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान, r बढ़ेगा तो जो है F घटेगा, और r घटेगा तो F बढ़ेगा। अब यहाँ से फार्मूला क्या बनता है, F1/F2 = R2/R1। ये हमारा फार्मूला बनता है, R2² R1²। इस फार्मूले को याद कर लेना। जैसे आपको एक F1 दिया होगा, R1 दिया होगा या R2, ये 3 वैल्यू देंगे, एक वैल्यू आपसे इसमें से पूछी जाएगी। तो ये बात जो है हमेशा याद कर लेना। या पूछ देगा पहले दूरी इतनी थी, बल इतना था, जो भी दे, क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो फार्मूला है आप लोग याद कर लेना। तो अब आप लोग जो है हेडिंग डाल लीजिए, कूलाम के नियम व गुरुत्वाकर्षण नियम में जो समानता है, क्या समानता है, क्या अंतर है, ये हेडिंग है। ठीक है, तो आप ध्यान से एक एक पॉइंट को जो है याद करना। कूलाम के नियम व गुरुत्वाकर्षण नियम की मैं बात करें, कूलाम का नियम जो होता है वो भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और गुरुत्वाकर्षण भी नियम क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक समानता है, दोनों ही क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको लिख लेना। अगर आपसे पूछ दे कूलाम के नियम व गुरुत्वाकर्षण के नियम में एक समानता था ये, तो आप क्या कहेंगे, दोनों ही बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और दूसरा पॉइंट ये बता देना कि दोनों ही बल केंद्रीय बल व संरक्षी बल। अब आप पूछेंगे केंद्रीय बल व संरक्षी बल क्या होता है, तो ये आपको फिजिक्स की क्लास 11th की फिजिक्स में पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से, मैकेनिक्स में। तो ये बात याद कर, दोनों ही बल कैसे हैं, केंद्रीय बल व संरक्षी बल। इन दोनों पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, और बुक को हमेशा अपने सामने ऑन रखा करो जो मैं बताऊं, ताकि आप बुक में देखेंगे कि ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम हो जाए। जब आप बुक में देखेंगे तभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो अब अंतर क्या है कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम में, अंतर भी तो हो सकता है। तो याद रखना, कूलाम का नियम जो है, कूलाम का नियम में बताया गया कि जो फोर्स होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों टाइप का होता है। पर गुरुत्वाकर्षण में क्या होता था कि जो फोर्स होता सिर्फ मतलब कि आकर्षण फोर्स होता था, प्रतिकर्षण फोर्स नहीं होता था। ये बात याद रख लेना। 2 पॉइंट ये तैयार हो। अब आता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व, ये भी एक हेडिंग, ये क्वेश्चन है और हेडिंग भी है। तो कूलाम के नियम का महत्व क्या होता है, तो याद रख लेना इसको हम लोग। कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो बिंदु स्थिर आवेशों के मध्य, मतलब कि 2 बिंदु आवेश स्थिर हो उनके मध्य लागू होता है। और एक पॉइंट तो ये होगा, या फिर एक आवेश स्थिर हो दूसरा गतिमान हो उनके मध्य भी लागू होगा कूलाम का नियम। 2 पॉइंट हो गए।
तीसरा पॉइंट ये है कि कूलाम का नियम छोटी से छोटी दूरी जैसे कि परमाणुवी दूरी और बड़ी से बड़ी दूरी के मध्य भी लागू होता है। ये कूलाम का नियम का महत्व था। इन सभी पॉइंटों को लिखना है। क्या बताया मैंने? कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लागू होता है, या फिर एक आवेश स्थिर हो या एक गतिमान कर रहा तब भी लागू हो जाएगा। और कूलाम का नियम छोटी से छोटी दूरी व बड़ी से बड़ी दूरी के मध्य भी लागू, जैसे इतनी दूरी के मध्य भी लागू होगा, इससे बड़ी भी डिस्टेंस के मध्य लागू होगा। तो ये बात अच्छे से याद कर लेंगे, कूलाम के नियम का महत्व है। ठीक, अब आता है एक पॉइंट और बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, कूलाम के नियम की वेक्टर फॉर्म लिखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में और वेरी शॉर्ट आंसर में आ जाता है कि कूलाम के नियम का एक वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। कूलाम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, सिर्फ इसका आपको मैं फार्मूला लिखकर बताऊं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं इंपॉर्टेंट लिखा, ये वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पर लॉन्ग में अभी तक नहीं पूछा गया है, ना ही पूछा जाएगा आपसे। जब से NCERT लगा तब से तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जा सकता है। वेरी शॉर्ट में आ सकता है, या किसी अदर एग्जाम में आप बैठे वहाँ पर पूछ लिया। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? F = 1/4πε0। दिखाई नहीं दे रहा क्या? कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r³ r वेक्टर, ये कूलाम के नियम का सदिश रूप होता। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। ये फार्मूला होता क्या? वेक्टर F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r³ r वेक्टर। अच्छा, एक इसको इस तरीके से भी लिख कर दे देता है, अब तो तब भी ये सही माना जाएगा। 1/4πε0 के Q1 Q2r⁻r³। अच्छा, आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर जब फिजिक्स में पढ़ा होगा, वहाँ पर बताया गया होता। जब मैथ में पढ़ोगे वेक्टर, वहाँ पर मैं कंप्लीट बताऊंगा r क्या होता है, एकांक वेक्टर या यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो, इससे जो है ये बन जाता है, ठीक, और इससे ये भी बन जाएगा। दोनों एक दूसरे के मतलब बनाए जा सकते हैं एक दूसरे पर। तो आप दोनों ये फार्मूले याद करें। अगर r होगा तो नीचे r² होगा, सॉरी यहाँ पर r² लिख लें। अगर r होगा तो नीचे r² होगा, और वेक्टर r होगा तो नीचे क्या होगा? r³ होगा। इतनी बात याद कर लेना। आपसे जो है एक पॉइंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो पॉइंट ये है कि निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता में संबंध क्या होता है। मैं छोटा सा फार्मूला लिखूंगा, इसको भी याद कर लें। देखो, निर्वात की विद्युतशीलता ऐसे लिखना कि निर्वात की विद्युतशीलता व माध्यम की हेडिंग डाल लीजिए, निर्वात की विद्युतशीलता व माध्यम की विद्युतशीलता में संबंध क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। निर्वात की विद्युतशीलता व माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता को किससे डिनोट करते हैं? तो आप कहेंगे ε0 से डिनोट करें, यानी ε0 से डिनोट करते हैं। और माध्यम की विद्युतशीलता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ε से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है इन दोनों में? ε0 नहीं, सिर्फ ε से डिनोट करते हैं। और निर्वात की विद्युतशीलता को ε0 से डिनोट करते हैं, या ε0 भी इसे कहते हैं। तो फार्मूला उन्होंने दिया ε = ε0 के, यानी कि माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, ये किसकी विद्युतशीलता? इसे हम लोग कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और इसे हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और इसे हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। तो क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता में संबंध क्या होता है? आप कहेंगे छोटी सी डिफिनेशन है, बिल्कुल याद कर लें। जो माध्यम की विद्युतशीलता होती है, वो माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है निर्वात की विद्युतशीलता था उसके परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होती है। क्या होती है? जो माध्यम की विद्युतशीलता होती है निर्वात की विद्युतशीलता था परावैद्युतांक के गुणनफल के
बराबर होते, कितना सिंपल सा फार्मूला है, अब इसे याद कर लेना। आज हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। अब कल जब हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, पृष्ठ घनत्व, रेखीय घनत्व, आयतन घनत्व, इन सभी पर डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी, क्योंकि ये सभी डिफिनीशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ घनत्व सभी पर डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इनको जो अच्छे से सीखते चलना, प्रैक्टिस करते चलना, एक रफ कॉपी नहीं बना लेना, या आपके पास अगर स्कूल में नोट्स इस टाइप का बना है तो रिवीजन करते हुए चलना। जिनको लगता है कि हम कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं वो, तो उनके लिए ये क्लास बहुत मोस्ट है। मैं गारंटी देता हूँ आप अगर इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझोगे और इन तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट में मेहनत होना चाहिए, तभी इसको समझ में आएगा। और एक बात और ये याद रख लेना कि अगर इनको PDF और नोट्स चाहिए आप कमेंट कर देना, तो आपके मैं ईमेल पर भी भेज दूंगा। ईमेल को अगर आप भेज देंगे, और आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। क्या याद, मैथ्स बाय अखिलेश यादव, वहाँ पर जो है ज्वाइन कर लेना। ये क्लास 12 वो भी हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तैयार है, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी ये क्लास हो। पूरी क्लास करा के जाऊँगा, पूरी लगभग सारी की सारी फीस ख़त्म करके जाऊँगा जब तक आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, और इसी से पूरा का पूरा आपका पेपर भी फंसेगा आकर के। तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।